चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस सर। देखो अभी तक जो हमने देखा था वो क्या था? रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? देखो रिफ्लेक्शन में ये एक सरफेस था रिफ्लेक्टिंग यस सर। मीडियम, जिसको हम बोलते हैं या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस सर। अब यहां पर क्या होता था? लाइट आई, मान लो ये हाँ। मीडियम वन है, ये मीडियम वन है, और जब यस सर। रिफ्लेक्ट हुई तो सेम मीडियम में लाइट चली जाती थी। यस सर। सेम मीडियम में लाइट चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से, मीडियम वन से किसी मीडियम टू में एंटर करती है, तब वह अपना पाथ चेंज करती है। क्या करती है? पाथ चेंज। पाथ चेंज करती है। देखो नॉर्मल तो हर जगह एक ही होगा, एक जैसे ही होता है। यस सर। ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर ट्रांसफर होती है, तो उसके पाथ में एक चेंज आता है, वो बेंड करती है अपने पाथ से। ठीक है। इसीलिए यस सर। उस प्रोसेस, उस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अब लिखो इसको, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it passes from one medium to another medium with different optical density. With different optical density. डेंसिटी। अब क्वेश्चन आता है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? एक हमने डेंसिटी पढ़ी थी, मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ी थी ना? यस। यस एक सर। होती थी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसको बोलते थे वॉल्यूमेट्रिक और मैट्रिक डेंसिटी, इसको सिर्फ डेंसिटी बोलते हैं। बट ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ये डेंसिटी डिफाइन करती है कि भाई किसी भी मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। अगर लाइट की स्पीड बहुत अच्छी है, पूरी फास्ट तरीके से लाइट जा रही है, तो वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में होगा। और अगर किसी मटेरियल के बीच में से लाइट को पास करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट दिस सब्सटेंस इज ऑप्टिकली डेंसर। लिखो, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली ऑप्टिकल। रेयरर मीडियम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मान लो एक ट्रेन पकड़नी है, ठीक है? यस सर। आप ट्रेन में ट्रेवल की हो। अब ट्रेन में अगर खाली ट्रेन है, तो आपको चढ़ना और उतरना आसान होगा। यस सर। मतलब चढ़ने और उतरने की जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। यस सर। लेकिन वहीं अब देखो, उस ट्रेन को हम क्या बोलेंगे बेसिकली?
रेयरर, मतलब वहां पर जो डेंसिटी है वो कम है, इसीलिए आपकी स्पीड बढ़ गई। Yes, sir. तो वैसे ही जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है उसमें। ये बात समझ Yes, में sir. आई? लेकिन हाँ. वही ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, तो वहीं पर अगर वो उसकी स्पीड मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Tensor medium. यस, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। Yes, sir. ये डेंसिटी दूसरी होती है, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं इसको, बट ये ऑप्टिकली डेंसर है। ये बात समझ में आई कि अगर Yes, sir. डेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइट की स्पीड तेज होगी ऑप्टिकली अगर डेंसर मीडियम है तो स्लो होगी. स्लो होगी। अब ये डेंसिटी ऑप्टिकली रेयरर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो हम बोल रहे हैं, इसको जो रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक टर्म से, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़े ध्यान से समझना। ये आगे हर जगह यूज आएगा, बार बार आएगा। और फिर मैं यहां पर एक बार एक्सप्लेन करने के बाद बार बार वहां पर ये नहीं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होगा। मैं बस क्या बताऊंगा कि ये ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर है. डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू. म्यू से। और ये क्या होता है? म्यू होता है सी बाय वी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट in air, which is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is the speed of light in given medium। ये बात समझ आई? यस सर. देखो, अगर किसी मटेरियल की ऑप्टिकली डेंसिटी 1.5 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? c बाय वी। सो दैट मीन्स उस मटेरियल में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी c बाय 1.5। मतलब अगर ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल होता जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी, क्योंकि एयर सबसे रेयर मीडियम है। यस सर. तो अगर डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग मटेरियल में जा रहा है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, c बाय 1.5 लेस देन c होगा। यस सर. ठीक है। अब मान लो अगर कोई मटेरियल की डेंसिटी 3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो वो क्या हो जाएगा? c बाय वी। तो इससे क्या आ गया? v क्या आ गया? c बाय 3। ये बात समझ में आई? यस इसका सर. मतलब अगर म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। यस सर. तो और इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंस मटेरियल। ये बात समझ में आई? यस सर. और एक चीज और समझो। देखो, अगर मैं बोलूं एयर में क्या स्पीड होगी, तो एयर में उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1, बिकॉज c बाय सी 1 होगा। और सभी मटेरियल एयर से तो ज्यादा ही डेंस होंगे। यस सर. तो म्यू की जो वैल्यू होगी यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या कभी कोई मटेरियल एयर से भी हल्का हो सकता है? नो सर. नहीं। तो इसीलिए म्यू की वैल्यू कभी लेस देन 1 नहीं आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ये बात समझ में आई? यस सर. और जब हम यहां पर ये देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा स्पीड में हो गया क्या? नो सर.
तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, yes sir, क्योंकि उसमें वन मीडियम जो है जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो क्या है, एयर। ये क्लियर हुआ? हाँ चलो अब देखो ये बेंडिंग कैसे होती है, या इसको ऐसे समझो, एक चीज और समझो। अब मान लो एक मीडियम है, या चलो एक टॉपिक ये लिख लिया, yes sir, लिखो इसको। done sir, चलो अब आते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो yes sir, ये नॉर्मल है, yes sir, अब ये एक लाइट आई, ठीक है, इसका एंगल ये आई एंगल है, ठीक है। ये मीडियम वन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, और ये मीडियम टू है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और जो म्यू वन है वो ग्रेटर देन म्यू टू है, मतलब म्यू वन जो है वो ज्यादा डेंसर है म्यू टू से। yes sir, तो इधर लिख लेते हैं, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। yes sir, यहां पर क्या होगा, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो जो उसका एंगल है वो बढ़ जाता है, वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। ये क्लियर हुआ? दूसरा केस, ये मीडियम वन है, म्यू वन है, ये मीडियम टू है, म्यू टू। अब यहां पर हमने क्या बोला, दैट म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। तो अब यहां पर क्या हुआ भाई, ये मीडियम रेयरर हो गया ना, और ये डेंसर हो गया। पहले ये डेंसर था और ये रेयर था, रेयरर था,
तो जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो लाइट विल बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। yes sir, ये बात क्लियर हुई? हम्म, ठीक, लिख लो इसको। एक चीज और देखो, देखो अब मान लो μ1 जो है वो है c/v1 और μ2 जो है वो c/v2 है, यही होगा। yes sir, तो अगर मुझे इसको इसको डिवाइड करो, μ2/μ1, ये क्या होगा? v1 v1 c by v2, बाय v2 अपॉन c/v1, ये कैंसिल हो गया, yes sir, तो ये आ गया हाँ, v1/v2। इसको क्या yes sir, बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1। yes sir, हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे भी लिखते हैं इसको। कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है और कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है। हम्म, ठीक है। yes sir, अब कर लो नोट इसको। yes sir, सर दोनों में नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगा कोई, मतलब अगर डेंसर मीडियम मतलब लाइटर मीडियम से जा रही है डेंस में तो भी नॉर्मल और इसमें जा रही है तो भी नॉर्मल। बेटा नॉर्मल से ही रेफरेंस होता है। देखो यस, ये क्या था? ये डेंसर था हम्म, और ये रेयरर था। तो जब यस सर, डेंसर से ये है अपना पाथ, जब डेंसर मटेरियल से रेयरर में जा रहा है तब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया ना। हाँ, और जब रेयरर से डेंसर में आया तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, यस सर, क्योंकि एक्चुअली में पाथ क्या बनना था? ये देखो, ये बनता। हम्म, तो अभी क्या हुआ? अभी क्या डाउट आ रहा है वो बताओ मुझे, क्वेश्चन क्या है आपका? नहीं मेरा मतलब ये था कि अगर डेंसर से मतलब रेयरर में आए या रेयरर से डेंसर में जाए तो दोनों में ही नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी ना हमेशा लाइट। नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगा। सर एक में टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है और एक में अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है ना इसलिए। हाँ तो रेफरेंस तो नॉर्मल से ही होगा, यस बट एक में नॉर्मल से दूर जा रही है और एक में नॉर्मल के पास आ रही है। यस, समझ में आया या अभी भी डाउट है, कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं समझ आ गया। देखो ये जो हम बोल रहे हैं ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, इसका मतलब क्या है? देखो लाइट जिस पाथ से आ रही थी, ये बात समझो, ये नॉर्मल है। हम्म, लाइट ये आई तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, हम्म, स्ट्रेट लाइन में। लाइट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रेवल करती है ना। यस सर, बट हुआ क्या? लाइट या तो इधर मुड़ गई या इधर मुड़ गई, हाँ, अपने पाथ से डेविएट हो गई ना। यस सर, तो ये जो डेविएशन है इसको हम कैसे बोलेंगे कि भैया नॉर्मल से अवे हो गई या नॉर्मल के पास आ गई? भाई यस लाइट, सर, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ना, ये तो हम जानते हैं। हम्म, तो अगर वो मीडियम में आ रही थी तो उसको इस पाथ पे ट्रेवल करना चाहिए था। यस सर, वो नहीं होता है ऐसा। हाँ, तो अगर वो पाथ से डेविएट हो रही है तो हम कैसे बताएंगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव हो रही है? फिर उसको नॉर्मल का रेफरेंस लेके। नॉर्मल रेफरेंस होता है हमारा यस सर, कि नॉर्मल के दूर जा रही है कि नॉर्मल के पास आ रही है। ये बात समझ पाए? यस, अब एक हाँ, चीज और समझो,
ये जो एंगल है, ये एंगल होता है डेल्टा। भाई एक्चुअल पाथ क्या था, ये था, हम्म। लेकिन गई वो इस पाथ से। हाँ। तो ये जो डेल्टा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन, कि भैया कितने एंगल से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई। यस सर। तो ये जो चेंज होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। ये जो पाथ होगा ना, ये, इसको भी हम हाँ। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। कितने एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो गई। यस सर। क्लियर हुआ? हाँ। अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। लिख लो। यस सर। बाहर कब जा रहे हो आप? सर कल। कल जा रहे हो? जी। तो मामा का फोन तो आया नहीं अभी तक मेरे पास कोई। मैंने बोला था, मतलब अभी स्कूल से आके वो भी थोड़ा बिजी थे तो बोल रहे थे हमें लगा लेंगे सर। अच्छा, तो कब तक वापिस आओगे? सर मम्मी को ही पता है इस बारे में। मैं उनको बोलती हूँ अभी आपको कॉल करे करके। अभी नहीं बेटा, फिर कल सुबह करवाना दिन में। अभी मेरी क्लास है, आपकी क्लास के बाद वो 12 बजे तक चलेगी मेरी। यस सर। कल दिन में बोलना मामा को। जी। या तो फिर सर अगर दिन में है तो आपको हाँ, टेक्स्ट ड्रॉप कर देंगे, मतलब। नहीं, कॉल करने के लिए बोलना 12 बजे के बाद। यस सर, पर एक्चुअली क्या है ना, फिर हम ट्रैवल कर रहे होंगे तो हो सकता है भूल जाए, तो टेक्स्ट कर सकते हैं मतलब। हाँ ठीक है, चलो। यस सर। लिख लिया? यस सर। सर एक चीज समझ नहीं आई मुझे, मीडियम वन हमेशा जो होता है वो ऐसे राइट साइड ही लिखते हैं, नहीं, मतलब। ऐसा कुछ नहीं हो, तो मैंने लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि राइट लेफ्ट साइड पे रे आ रही थी ना, फिर वो यस ओवरलैप सर। करती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो यस सर। लिखना है, कहीं भी लिख दो। बुक में आपको दोनों तरफ ही लिखा मिलेगा। हम्म। वो तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वहां स्पेस है। यस सर। चलो, अब दो केस ऐसे लिखो जहां पे लाइट कभी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। पहला, मान लो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये हम्म। मेरा μ1 है, ये मेरा μ2 है, और μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, मतलब दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। देखो μ1 μ2 क्या बताता है, कि मीडियम अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। अगर ये यस। मेरा नॉर्मल है, ठीक है, तो मेरी यस। जो लाइट है वो इसके पैरेलल ही है, मतलब नॉर्मल और मेरी लाइट रे के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। नॉर्मल के ही ऊपर से जा रही है। अगर आई 0 है तो आर भी क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पर पड़ती है, तब वो अपने पाथ से कभी भी डेविएट नहीं होता। नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? नो सर, मतलब समझ नहीं आया, अगर नॉर्मल आएगी तो वो हिट करेगी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आ रही है कि वो मतलब वो ही नहीं कर पा रही है, स्ट्राइक ही नहीं कर पा रही है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, देखो, ये सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। हाँ। अब
नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो हम लाइट रे होती है उसका एंगल नॉर्मल से लेते हैं। यस सर। तो अगर कोई लाइट नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली टू द सरफेस आती है, हम्म। तब वो जो है वो सीधी निकल जाती है, वो अपने पाथ से कभी कोई डेविएशन नहीं होता है उसका। यस सर। ये सरफेस है ना मेरा, हाँ। लाइट आई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आई, तो वो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर लाइट जो है, लाइट रे, वो नॉर्मल से पैरेलल है। तो नॉर्मल और लाइट के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ और इंसिडेंस। ये जो सेकंड आपने बनाया है उसमें लाइट ऊपर साइड जा रही है। हाँ। लाइट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो, सर तो क्योंकि इसमें अगर मान लो मीडियम अलग अलग होंगे तो दोनों ही वो होंगे क्या, रेयर मीडियम मतलब? रेयर मीडियम बेटा रिस्पेक्टिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। एक मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर हो सकता है, तो वो किसी दूसरे मटेरियल के रिस्पेक्ट में डेंसर भी हो सकता है। ये μ1 नॉट इक्वल टू μ2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दो अलग अलग मीडियम है। हम्म। मीडियम 1 इज नॉट इक्वल टू मीडियम 2, मतलब ये दो अलग अलग मीडियम है। मान लो अगर ये एयर है तो ये ग्लास भी हो सकता है, अगर ये ग्लास है तो ये एयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है। हम्म। तो लाइट इधर से जाए चाहे उधर से जाए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, यानी कि नॉर्मली अगर नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगी तो पाथ से डेविएट नहीं होगी। नहीं होगी। और जो हम एंगल लेते हैं इंसिडेंस, एंगल ऑफ, इंसिडेंस। यस सर। लिख लो, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ, रिफ्लेक्शन। नो, दिस इज रिफ्रैक्शन। ओ यस सर। तो आई जो हम होता है वो हम किससे लेते हैं? नॉर्मल से। अगर हाँ, लाइट भी नॉर्मली आ रही है तो आई की वैल्यू क्या होगी? लाइट नॉर्मल आ रही है तो जीरो। बस। तो मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो देर विल बी नो बेंड। समझ आया हम्म। या नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, आगे सेकंड केस लो। सेकंड केस होगा, ये मीडियम है, ये μ1 है और ये इधर μ2 है। ठीक है। यस सर। लाइट आई और सीधी निकल गई, कब? अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 है। यस सर। यानी कि ऑप्टिकली ये जो मीडियम है ये इक्वल है, यस सर। तब भी लाइट सीधी निकल जाएगी। मतलब उनकी ऑप्टिकली डेंसिटी में डिफरेंस होना जरूरी है। क्लियर हुआ? डेंसिटी होना जरूरी है सेकंड वाले में तो, लेकिन सेम ही है ना? हाँ वही तो, यस इसीलिए तो सर। पाथ से डेविएट नहीं हुई ना, यस सर। तो इसीलिए यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। हम्म। मतलब अगर लाइट को अपने पाथ से डेविएट होना है तो यस सर। डेंसिटी में डिफरेंस होना जरूरी। जरूरी है। यस भाई सर। तभी तो होगा ना। हाँ। अगर कोई लाइट
एयर से ही एयर में जा रही है तो भाई स्पीड में चेंज आएगा ही नहीं। यस सर। डायमंड से ही डायमंड में जा रही है तो कोई लाइट में डिफरेंस स्पीड में आएगा ही नहीं। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस बस। सर। चलो एक क्वेश्चन करें, बेटा यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर। चलो जो मैंने बोला रिपीट करो एक बार। कौन सा वाला, मतलब ये अभी जो दो आपने बोला? ये दो केसेस को एक्सप्लेन कर दो मुझे एक बार अच्छे से, एकदम बढ़िया वाले तरह। मतलब ऐसा सोचो कि आप मुझे पढ़ा रहे हो, आपको मुझे समझाना है। ठीक है। मैं आपका स्कूल फ्रेंड हूँ और मैं आपसे पूछने आया कि देवांशी मुझे दो केस समझा दो, मुझे नहीं आते, अब मुझे समझाओ अच्छे से। यस सर। सर फर्स्ट केस में ये हो रहा है कि दो मीडियम देके रखे हैं, पर वो दोनों मीडियम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं। हाँ। और जो मतलब जो दो मीडियम है वो कोई से भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे। और जो लाइट आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है नॉर्मल के, इसलिए वो स्ट्रेट जा रही, मतलब। नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर बोला मैंने। हाँ, सॉरी, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है। नॉर्मल सो के क्या होगी? जी, नॉर्मल क्या होगी फिर नॉर्मल के? पैरेलल। यस। और अगर दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल क्या होता है? जीरो। जीरो। तो यहां पर अगर लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जीरो है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? जीरो। एग्जैक्टली exactly. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है हम्म। तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। रिपीट करो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। सर केस टू में मीडियम जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। और जो लाइट, अगर दोनों मीडियम सेम होंगे तो उसमें कोई डिविएशन होगा ही नहीं, और मतलब रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, इसलिए लाइट जो है वो स्ट्रेट निकल जाएगी। हाँ, क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। velocity in water of light is 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। VW दे रखा है, VG दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तब उसने पूछा है बताओ। वीजी क्या है? ग्लास। यस सर। अब उसने पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ। अब देखो एक चीज समझो, इसने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ। ये नहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में। तो हम यस सर। बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ग्लास की। एयर के। यस सर। तो सॉल्यूशन क्या हो गया देखो, वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ। तो अब देखो म्यू डब्ल्यू क्या होगा? VA/VW। C बाय वी होता है ना। यस सर। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1.33 आ गया। यस सर। हाँ। अब मुझे म्यू जी कैलकुलेट करके दो, क्या आएगा बताओ। सर इसमें भी कोई मीडियम नहीं देके रखा है ना, रिस्पेक्टिवली? नहीं बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है। 1.5। यस, बिल्कुल सही जवाब।
क्यों? C अपॉन VG 3 इंटू Yes, 10⁸ इंटू 10⁸, ये कैंसिल होकर आ गया 1.5। अब उसने पूछा है म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। सर तो दोनों को पुट कर देंगे तो ये वाटर अपॉन ग्लास। म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। सर अगर मतलब ऐसे बोलते हैं ना, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमेशा जो रिस्पेक्ट टू है वो नीचे आएगा और जो है जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा। हाँ, तो इसलिए तो निकाल यस रहे सर। हैं यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसलिए यस सर। जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको नीचे। यस सर। लेकिन वेलोसिटी के, जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की टर्म्स में चीजें रेसिप्रोकल हो जाती हैं। ये हो जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। यस सर। ये समझ आया? नहीं। नहीं आया? नो सर। नहीं आया तो बोलो। नो सर। बोलती क्यों नहीं है, हैं? चुप बैठी रहती है, गंदी बच्ची। देखो, सर यही समझ आ गया कि मतलब बीजी को ऊपर लेते हैं, बीडब्ल्यू को नीचे लेते हैं, लेकिन आपने ये क्या किया है कि बीजी को। हाँ। फॉर्मूला डालेंगे म्यू जी का तो यही डालेंगे ना। म्यू जी क्या है? सर माइक ओपन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ, म्यूजी वो है, क्या कहते हैं, टू टू सी इंटू बाय 10⁸। सी बाय वी जी हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो सी से सी कैंसल, ये वी डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, वी जी नीचे आ जाएगा। यस सर। जब वेलोसिटी हम इनपुट करते हैं, जब वेलोसिटी की वैल्यू डालते हैं, तो वेलोसिटी की जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं। देखो, यहां पर हम इस केस में एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, तो एयर की वेलोसिटी ऊपर थी ना। हाँ। तो यहां पर जब हम वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो वाटर की वेलोसिटी ऊपर आ जाएगी। यस सर। सर इसका आंसर आएगा 1.125। हाँ, बिल्कुल आएगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या है? 2.25। और ये क्या यस है? सर। तो ये आ गया 1.125। सही है आंसर। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सर मतलब अगर कोई मीडियम नहीं लेके रखा है तो एयर ही लेंगे मीडियम हर हाँ, बार। अगर कोई मीडियम नहीं बताया है कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसका मतलब आपको एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। और वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, फिर जिसके, जब हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर। मतलब एयर के जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं, एयर में लाइट की स्पीड की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बस आपको। यस सर, मतलब जो वैल्यू है ना, टू 3 × 10⁸ वो तो पता ही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यस सर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यस सर। सर अगर एक किसी की वैल्यू नहीं दी हो तो, जिसकी वैल्यू नहीं दी हो? मतलब उनने बस ऐसे ही बोल दिया कि फाइंड आउट द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और वाटर की वैल्यू नहीं गिवन हो तो याद तो रखनी पड़ेगी ना वाटर की नहीं क्या नहीं, है। देगा देगा देगा, आपको देगा। जिस मटेरियल की भी आपको वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करवाएगा ना, उस यस मीडियम सर। में लाइट की स्पीड क्या होगी वो वैल्यू देगा आपको, उसके बिना नहीं पूछेगा। नहीं तो वो कुछ डेटा आपको ऐसा देगा जिससे आप वैल्यू निकाल सको, याद नहीं करनी पड़ेगी आपको। ऐसे तो कितने मीडियम है बेटा, किस किस की याद करोगे? वो नहीं कर सकते आप। सर कोई वैक्यूम वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वैक्यूम और एयर सेम ही होता है क्या? हाँ हाँ, वैक्यूम एयर सेम होता है। यस सर।
डन सर। चलो अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करवाओ, क्या बोल के बोलो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें भी थे ना, 2 लॉज लिखवाए थे मैंने। तो जो आपने मिरर फॉर्मेशन बताया था वो कि मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें भी 2 लॉज लिखवाए थे। देखो पलट के नोट्स चेक करो। यस सर। एक मिनट। क्या है बोलो। सर 1 मिनट, मिल नहीं रहे हैं। ये रहे। अरे यस सर। पढ़ो। सर मतलब फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और जो सेकंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा सेम प्लेन पे लाई करेंगे। हम्म हमेशा। सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक, अब यहां पर जो इसका सेकंड लॉ था ना, यस। वो तो यहां पर रिपीट होता है, देखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो वाला सेकंड नहीं लॉ, होगा। सेकंड लॉ अच्छा। एंगल। यस सर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ सॉरी एंड एंगल। नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हम्म लेकिन सेकंड लॉ क्या होगा, आप देखो, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर। क्यों? देखो, खुद ही देखो, क्या आई आर के इक्वल होगा कभी? नो सर। नहीं हो सकता। क्यों? अब वहां पर तो पहला लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पर ये चीज नहीं हो सकती। तो अब यहां पर क्या होगा? देखो, इस चीज के लिए बहुत सारी चीजें की गई, बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत सारी चीजें देखी गई। मान लो, देखो, ये एक सरफेस है, यस सर। मल्टीपल इस पे अपन नॉर्मल्स बनाते हैं। ये क्या है? मीडियम 1, ये है मीडियम टू। 2। अब यहां पर एक लाइट आई, फिर ये बैंड हुई, ये I1 हो गया, ये R1 हो गया। फिर एक लाइट आई, फिर ये बैंड हो गया, ये I2 हो गया, ये R2 हो गया। ये एक लाइट आई, ये आई, ये I3 है, ये R3 है। ठीक है,
एक ही मीडियम के पेयर के लिए हमने मल्टीपल एंगल्स पे जब इंसिडेंस किया, अलग अलग एंगल्स पे, तो अलग अलग रिफ्रैक्शन एंगल्स आए। हाँ लेकिन अब ये इनके बीच में रिलेशन क्या बना है भाई, I1 R1 I2 R2, इनके बीच में कोई तो रिलेशन होगा, क्योंकि पहले सर वाले में दोनों ही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, सॉरी। हाँ कोई मतलब रिलेशन होना चाहिए ना। पहले वाले के लिए तो बहुत आसान हो गया था कि भैया दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहां पर तो इक्वल नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है। हाँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। यहां पर हमने क्या किया, हमने बहुत सारी चीजें करके देखने की कोशिश करी, I1 R1 नहीं आया। हमने देखा आई का स्क्वायर आर के इक्वल आ जाए, नहीं आया। आई का आई माइनस आर हो जाए, कुछ रिलेशन नहीं बना। तब बहुत सारे रिसर्च के बाद क्या पता चला कि भैया साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू साइन ऑफ I3 अपॉन साइन ऑफ R3। यस सर। सर तो मतलब हमेशा दो मीडियम मतलब दो वो होनी चाहिए। हाँ, यस सर। मतलब किसी एक मीडियम के पेयर के लिए, तो ये मुझे क्या पता चला, ये कांस्टेंट है, तो यही है हमारा स्नेल्स लॉ। ये हमें क्या बताता है कि दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट ऑलवेज फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया इज अ प्लूरल वर्ड ऑफ मीडियम, ठीक है। यस सर। लेकिन और बहुत सारी रिसर्च के बाद एक और चीज पता चली, वो क्या, कि ये जो रेशो है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके इक्वल है पता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही है इक्वल। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जो रेशो होगा वही इक्वल होगा साइन आई अपॉन साइन आर के। यस सर। और ये क्या हो जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। हाँ। तो ये हो जाएगा म्यू 1 साइन साइन आई आई अपॉन इज इक्वल टू म्यू 2 साइन अच्छा म्यू टू साइन आर। आर। ये हो गया। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो केस है, अब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दो केस हमने देखे थे जिसमें लाइट कभी बेंड नहीं होती। होती, तो अब इस फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं, चलो। सर पर स्नेल्स लॉ इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो इसलिए हमें दो मीडियम फिक्स ही लेने पड़ेंगे ना। हाँ, मतलब जो भी दो, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो जैसे ही मीडियम का पेयर चेंज होगा ना, ये कांस्टेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चेंज हो जाएगा ना। हाँ। यस सर। बट उस पेयर के लिए आप जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे, आपका रिफ्रैक्शन कैसे चेंज होगा, वो इस रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यस सर। अब देखो, हमने देखा था कि अगर म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2 है, तो आई इक्वल टू आर कब होगा? अब देखो एग्जांपल लो, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर है। हाँ। अगर म्यू 1 म्यू 2 के इक्वल नहीं है, तो ये दो क्वांटिटी तभी इक्वल होंगी जब ये साइन आई और साइन आर इक्वल होंगे। और ये इक्वल तभी होंगे जब आई इक्वल टू आर हो जाए। और अगर म्यू 1 म्यू 2 नहीं है, तो ये 0 के इक्वल होगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। हाँ। तो ये क्लियर हुआ।
Yes, sir. तो अगर μ1 μ2 इक्वल नहीं है तो एंगल आई जीरो होगा इंसिडेंस, तभी लाइट का रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। ये प्रूफ हो गई चीज यहां से। हाँ अब सेकंड केस जो था, अगर μ1 μ2 के इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन इज इक्वल टू साइन आर हो गया, तो साइन भी हाँ। कैंसिल हो जाएंगे, आई इज इक्वल टू आर हो गया। यस सर। देखो अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आई और आर हमेशा इक्वल होंगे। ये चीज हमने यहां पर बोली थी कि वो कभी रिफ्लेक्ट होने के बाद पाथ से चेंज नहीं होगा। यहां पर यस सर। देखोगे तो ये नॉर्मल से क्या होगा, ये आई और ये आर ये हमेशा इक्वल होंगे। कब? जब μ1 इक्वल टू μ2 होगा। ये इस फॉर्मूला से प्रूफ हो गया। यस सर। बस यही चीज चाहिए थी अपने को, तो इसको लिख लो। यहीं तक आज रखते हैं, फिर जब आप आओगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यस सर। समझ में आया? हाँ सर, मतलब ये दोनों लॉ को अगर प्रूफ स्नेल्स लॉ पूछेंगे तो सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा sin 1 अपॉन sin 2 R2 वगैरह, जो भी आपने लिया है रेशियो। बिल्कुल। फिर ये जो पहले के जो दो लॉज आपने बताए, इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख लो, मैं नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, इसका स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं। नो सर, मैं ये पूछ रही थी अभी आपने जो लॉ बताए ना ये दोनों के रेफरेंस लेके, तो ये दोनों भी स्टेट करने पड़ेंगे। हाँ, स्नेल्स लॉ को स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे वो लिख लो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस with sine of angle of refraction will be constant for given pair of media। ये होगा स्नेल्स लॉ स्टेटमेंट में, मतलब इसके साथ ये लिख लो और फिर यहां पर ये स्टेटमेंट लिख लो और ये डायग्राम बना लो। यस सर। ठीक है, चलो कर लो। डन सर। चलो मम्मा से मैसेज डलवा देना कि कब आओगे आप लोग वापस। ठीक है, यस सर। फिर जब आओगे तो करके आगे कंटिन्यू। जी ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।